द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से एक दफ़ा फिर शरीक गुफ्तगू हैं अफजाल रेहान साहब। अफजाल रेहान साहब रोज़नामा जंग के लिए कालम लिखते हैं और काफ़ी अरसे से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। अफजाल साहब, इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, 76 ईयर्स, और हमारी एनिवर्सरी जो है वो चंद दिनों में आने वाली है। तो उस पे हमारे अखबारात में जिस तरह के मज़ामीन छपते हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? बस जी, ये 75 साल पहले भी हमने पिछली दफा हमने पौन सदी का मनाया था जश्न आज़ादी। तो इसी गर्दाब में पहले भी फंसे हुए हैं, उसी में आज भी फंसे हुए हैं। एक जो नफरत का प्रोपेगेंडा है जो शायद 40 से भी पहले शुरू हुआ था, वो ऐसा धारा उसका है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और ख़ास तौर पे जो अगर पाकिस्तान के उर्दू अखबारात को देखें तो वन साइडेड प्रोपोगंडा, वही हेट, वही वही सारी कहानी किता नफरतें, सब कुछ वही चलते हैं। और दिल दुखता है देख के कि इतने बरसों बाद जब नई नस्लें आ चुकी हैं, हम उस धारे से आखिर कब निकलेंगे। जी, क्योंकि मुझे भी याद पड़ता है 14 अगस्त के जब भी आप अखबार देखते हैं ना, तो उनमें ये होता है कि फलां ज़िले में मुसलमानों के साथ ये जुल्म हुआ, फलां ज़िले में ये हुआ, और ख़ास तौर पे नवाए वक्त में इस तरह की स्टोरीज बहुत छपती हैं। और उनमें कभी ये जिक्र नहीं होता कि मौजूदा पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में हिंदुओं और सिखों के साथ क्या सलूक हुआ। और अपने क़ारीन को अखबारात और उनके कालम नवीस ये भी नहीं बताते कि पंजाब में जो फसादात थे वो मार्च 47 में रावलपिंडी ज़िले से शुरू हो गए थे। उससे पहले बर्रे सगीर का शायद सबसे बड़ा फसाद जो था, कम्युनल राइट जिसको कह लीजिए, वो कलकत्ता में हुआ था 16 अगस्त 1946 को, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। अब कुछ लोग जो हैं पाकिस्तानी ये मानते हैं कि वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाना गलती थी, और उस वक्त आपको पता है कि वहां पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी की, और बहुत से लोग जो हैं वो सोहरवर्दी साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं उसका। तो आप कैसे देखते हैं इन मामलात को? आपने कहा वो नवाब वक्त का नाम लिया है, मैं तो समझता हूँ कि हमारे तकरीबन सारे अखबारात ही जो उर्दू अखबारात हैं वो नवाब वक्त ही बने होते हैं। जब भी इस तरह का मामला आया तो यही सूरत हाल हुई है। मैं अपनी यादों को ताज़ा करूं तो 17 अक्टूबर वो सर सैयद का बर्थडे है, और 16 को वो अक्टूबर को लियाकत अली को वो उसको गोली लगी थी। तो हमारा जो एडिशन खसूसी है वो चलता था लियाकत अली की शान शौकत पे, ये हुआ था वो हुआ था। तो मैंने एडिटर साहब से कहा कि लियाकत अली को मरे इतनी मुद्दत हो चुकी है, हुआ मर गया, कोई उसकी ना थाट है ना फिक्र है ना कुछ, क्या पेश करें, मतलब लियाकत अली में क्या खूबियां हैं जो हम पेश करें। सर सैयद को बुरा कह लें भला कह लें जो भी कहें, उसकी एक थाट है, और वो थाट एक बड़ी उसकी वराइटियां हैं, मतलब अदबी लिहाज से भी, इल्मी लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। तो हम उसका एडिशन निकालते हैं, इसका क्यों नहीं निकाल सकते। तो आगे से कुछ नेगेटिव ही जवाब मिले तो बात यह है कि हमने एक व्यू पॉइंट है जिसको हमने उसी तरह दिखाना है, बताना है। तो क्या जवाब मिला आपको जब आपने कहा कि सर सैयद पे हम क्यों नहीं कुछ दिखाते? वैसे तो तो मेरा ये ख्याल है कि रेहान साहब, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अगर हम 3 टॉप हीरोज की लिस्ट बनाएं पाकिस्तान के, तो सबसे पहले जिन्ना साहब होंगे, फिर इकबाल और फिर सर सैयद। तो सर सैयद का मकाम जो है हमारी हिस्टोरियोग्राफी में लियाकत अली खान से ऊपर ही है, तो फिर उनको क्या एतराज था? कई बातें हैं जो ऊपर ऊपर ना सतह पे हम दिखाते हैं, ऐसे हैं, ये हकीकत में सूरत हाल इससे काफी मुख्तलिफ होती है। मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी को इंडिया में जिस तरह आज मुतनाज़ा है, तो ये सर सैयद जो है यहाँ उससे कहीं ज्यादा मुतनाज़ है। सर सैयद के बारे में हमारा जो रवायती तबका है वो तो उसको, उसके कभी करीब आप बैठे हों, मैं तो बहुत सही है सुनी है, इतना बुरा बना के पेश करते हैं जैसे वो बड़ा ही कोई घटिया आदमी था, वो मजहब का दुश्मन था, जन्नत दोजख का नहीं मानता था, फरिश्तों को नहीं मानता था, वही का कंसेप्ट कोई और रखता था। इतने गिनते चले जाएंगे सर सैयद ऐसे महसूस होगा जैसे शायद उसी ने, जमालुद्दीन अफगानी ने कहा था कि अंग्रेज का गधा था। किसी पे तनकीद करनी है तो कोई लॉजिक से तनकीद की जाए। मैं भी सर सैयद का कोई ये अंधा को मुकल्लद नहीं हूँ, तनकीदें करता हूँ, लेकिन तनकीद करने में एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक से ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक पेश किया जाता है, ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो दो कौमी नजरिए के साथ जोड़ते हैं, टू नेशन थ्योरी जी उसी से शुरू हुई। मैंने इस पे अच्छी खासी मौजू से मैं हट रहा हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत कहते हैं तो मैं बोल देता हूँ। जी जी।
टू नेशन थ्योरी के हवाले से इतने मुगालते यहाँ फैलाए गए हैं, और जॉर्ज खींच खींच के जैसे इकबाल को खींच के मिलाया है। चले इकबाल की तो फिर भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। जो सर सैयद है इसका तो मैं उल्टा बिल्कुल उसके अपोजिट दिखा सकता हूँ। सर सैयद को यहाँ हमारे होते थे लाहौरी साहब, जियाउद्दीन लाहौरी, मैं मिला भी हूँ उनसे जी, उनकी मेरी काफी बनती थी। तो मैंने उन्हें एक दिन कहा कि ये यहाँ सर सैयद को टू नेशन थ्योरी का मुबल्लग बल्कि बानी बना के पेश किया जाता है, तो मैं उस पर बड़ा कुड़ता हूँ। तो आप पूरी ईमानदारी दयानतदारी से मुझे बताएं, क्या वो टू नेशन थ्योरी या उसका ये पार्टीशन करना या हिंदू मुस्लिम मुनाफरत या चीजों में कोई रोल है? तो बात यह है कि सर सैयद ही है ना जिसने ये कहा था कि मेरे लिए हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और मुसलमान और हिंदू मेरी दो आंखें हैं, इस दुल्हन की दो आंखें हैं, और इनमें से अगर एक आंख जो है खराब होगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। तो जो बंदा एक दुल्हन की दो आंखें कह रहा है, तो उसको टू नेशन थ्योरी बना के आंखों को फोड़ने वाली बातें करना, आप मुझे बताएं कैसे मेल खाती है ये बात? तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ बड़े ही मुगालते हैं जो हमने फिक्री तौर पे डाले हुए हैं। सर सैयद के मैं अल्फाज यहाँ तक बता दूंगा आपको जिसमें वो कहता है कि मैं तो हिंदू हूँ, तो हिंदू की वो फिर डेफिनेशन करता है। इस तरह अपने कॉलेज में भी जिस तरह कोई डिस्टिंक्शन नहीं की हुई थी कि ये मुस्लिम पढ़ेंगे इसमें या इसमें हिंदू नहीं पढ़ेंगे, या वो चंदे मैं मुसलमान के लूंगा और हिंदू के नहीं लूंगा। बहुत सारी जो सब चीजें हैं जो बिल्कुल गलत तौर पे पेश की जाती हैं। उर्दू हिंदी तनाज़ा के हवाले से भी जो बातें बयान की जाती हैं वो भी गलत हैं। मैं इस मौजू को कभी जब सर सैयद पे हम बातचीत करेंगे तो फिर डिटेल में जाऊंगा। मैं छोड़ता हूँ, आपके असल सवाल की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर पहला बंदा को मुझे पसंद है तो वो है हुसैन शहीद सोहरावर्दी, क्योंकि इसने लियाकत अली के साथ इतना रोया पिटा था कि करारदाद मकासद जो तुम ला रहे हो ये बर्बादी होगी, ना करो। वो जरूर पछताता भी होगा उसने जो कुछ उसने पहले किया। मुतहदा बंगाल का वो बिलाशुबा चीफ मिनिस्टर रहा पार्टीशन से पहले। डायरेक्ट एक्शन जिसको हमारे यहाँ बताया नहीं जाता, जिन्ना साहब ने 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी, असल में वो ऐसे ही थी जैसे वो शेख रशीद आपके पिंडी का है ना, वो एक सियासतदान, वो कहता है जलाओ घराओ दो, तोड़ दो, आग लगा दो, तबाही फेर दो, किसी को ना छोड़ो। ये सारा ऐसे महसूस होता है। वो अल्फाज का फर्क होगा, अप्रोच एक ही थी। तो उस अप्रोच के तहत जो तबाही फेरी गई और जितने लोग मारे गए, जितनी हिंदुओं की दुकानों को और उनकी रिहायशगाहों घरों को जिस तरह आग लगाई गई, ये अंदर खाने हंस हंस के ये बातें थी। अब हम मजबूर कर देंगे, बेबस कर देंगे। और गालबन मेरे इत्तला के मुताबिक पटेल साहब ने उसी को देखते हुए तब कहा ना कि हमने यूनाइटेड इंडिया और इसको नहीं टूटने देना। उनके हौसले टूट गए थे इसको देख के। उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर है कि बजाय इसके कि कई यहाँ टुकड़े कल को हों या मसले बने, तो एक हिस्सा अगर खराब है तो हम इतने वो जुनूनी हो चुके हैं, तो हम क्यों ना इसको अलग कर दें, अपना बाकी का हिस्सा बचा लें। तो ये सारी चीजें मुनाफरतें सारी बढ़ाई इसलिए गई थी। वो मैं बयान किया करता हूँ इल्म दीन के वो जाने का। तो उसमें भी आप देखें, आज अगर शिया सुन्नी आज मुहर्रम के दिन जा रहे हैं, मैं इस तनाजर में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शिया सुन्नी कहीं तनाजा होता है तो हमारे 50-100 लोग होंगे, बल्कि हमारा मीडिया होगा वो नहीं 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 शिया सुन्नी का तनाजा ना भड़काओ, ये बड़ी गलत बात है, इस तरह तो मुसलमानों में फरका बढ़ेगा। लाखों लोग हैं जो हमारा पूरा मीडिया इस पे जोर दिन रात एक कर देगा, ये बड़ी बुरी बात है। ये तो भाई हैं, इनको आपस में लड़ाते हो तुम, साशी हो, किसके एजेंट हो? इसको आप 1 मिनट के लिए उठा के ले जाएं हिंदू मुस्लिम फसादात पे और नफरतों पे। ऐसे लग रहा था मीडिया भी उस जमाने का ढूंढ लें, जो मुस्लिम मीडिया है, तीलियां पड़ी हुई थी, पकड़ी हुई थी, और वो पेट्रोल और मिट्टी के तेल के उन्होंने वो कनस्तर उठाए हुए थे डालने के लिए। छोटी सी बात कहीं हुई नहीं थी, इन्होंने नफरत के तूफान नहीं उठा दिए। इवन के इकबाल जैसा शख्स इसको भड़कावा देने वालों में शामिल है। आप अंदाजा करें, बाकी लोगों को तो मैं क्या कहूं, अच्छे भले जिनको हम कहते हैं ना फिलोसफर और बड़े अमन के प्रचारक, उनका भी अप्रोच का जाविया ये होता था इसको भड़काओ जितना भड़काना है। जब इतनी ज्यादा साजिशें हो रही हो, बेशक ये सारा तबका 10% ही हो, 90% बेचारे अमन वाले आराम सुकून वो बैठे हों, वो बल्कि परेशान हो, रो रहे हो कि ये क्या हो रहा है। तो ये तमाशबीनों ने ऐसा पखंड चलाया, ऐसी नफरत की अलाव जलाया कि जिसके साथ हर चीज भस्म होकर रह गई। मैं मानता हूं बहुत नुकसान हिंदू कम्युनिटी को पहुंचा, लेकिन इनके अपने लोग जो मरे हैं अब वो उनको कहते हैं कुर्बानियां।
ये कुर्बानियां होती हैं जी, हमने बड़ी कुर्बानियों लाखों जानों की कुर्बानियां दे के, ये भाई ये कुर्बानियां नहीं थी, आपने दूसरों पे आग का अलाव भड़काया, उनको फेंका, उसकी आग में आपके अपने लोग भी आए। तो ना शरारतें करते तो ना ये दिन देखने पड़ते। मैं आज जो हमारे हालात हैं, मैं इसको बिल्कुल हैरान नहीं हूं उस पर, बिल्कुल इसको दयानतदारी से इसकी बैकग्राउंड में जाता हूं और मैं समझता हूं कि ये मुकाफात अमल या कुदरत का इंतकाम है हमारे साथ। जो हरकतें हमने की हुई हैं, ये उसका रिजल्ट यही निकलना है। देखिए आज मैं किसी के साथ लुटमार कमीनगी करूंगा तो एक वक्त आएगा मेरे साथ भी वो चीज होगी। तो जब जब ये कर रहे थे उसको ये सोचना चाहिए था। आज तक समझ नहीं पाया हूं कि ये सारी कास्तानियां क्यों की गई थी, और उसमें जिस कौम का नाम लिया जाता था मुसलमानी का उसमें फायदा हुआ क्या है? मैं कई लोगों से कहता हूं मुझसे डिबेट करो कि मुसलमानी को बड़ा फायदा पहुंचा है। कोई भी शख्स, मैं तैयार हूं, हर वक्त तैयार हूं कि इस पे मुझसे डिबेट करे कि मुसलमानी को क्या फायदा पहुंचा था ये जो आग जलाई थी इन लोगों ने। अच्छा रेहान साहब, आपने बात की जमालुद्दीन अफगानी की और सर सैयद की, और दिलचस्प बात यह है कि जमालुद्दीन अफगानी और सर सैयद ने एक दूसरे की सख्त मजम्मत की, एक दूसरे को कंडेम किया, लेकिन ये दोनों हस्तियां हमारे नेशनल हीरोज में आती हैं। और आपने बात की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की, और मैं ये बताऊं कि ये 1867 की बात थी, और जो सर सैयद का वो बयान है कि इंडिया जो है वो हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं खूबसूरत दुल्हन की, वो 1884 की है, जब वो पंजाब के दौरे पे आए थे। तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ था, वेलकम हुआ था, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, सिखों ने भी उनका वेलकम किया था। अच्छा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी का जहां तक ताल्लुक है, तो वो आखिरी उम्र में गांधी जी के बड़े एडमायरर हो गए थे। जी इस जी पे शोरश काश्मीरी ने, हमारे एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे लाहौर ही के, उन्होंने किताब लिखी है हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे, जिसमें उन्होंने एक वाकया लिखा कि एक दफा सोहरवर्दी साहब कहने लगे कि मेरी दो ख्वाहिशात हैं। तो मैंने कहा जी क्या हैं? तो बड़ा उन्होंने लैतो लाल की, मैंने बड़ा इसरार किया। तो कहने लगे कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूं। उन्होंने कहा जी दूसरी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा जी दूसरी ख्वाहिश जो है वो मेरी ये है कि हमारे लोग इतने टॉलरेंट हो जाएं कि मैं बतौर वजीर आजम एक जलसा आम में लोगों को गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी सियासी मसलहतों यानी एक्सपीडियंसीज की वजह से अवाम से छुपाते रहे हैं। तो उस पे शोरश साहब ने कहा कि क्या आप गांधी जी की अजमत के कायल हो गए थे? उसने कहा बिल्कुल मैं कायल हो गया था, और उस शख्स के सीने में एक ऋषि का दिल था। तो ये अल्फाज थे उनके। लेकिन आज भी पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को इन बातों का कोई इल्म नहीं है। ये बातें बहुत ही लिमिटेड हल्के तक महदूद रहती हैं, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी हो, अखबारात हो, वो इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं करते। अगर किसी किताब में एक वाकया आ भी गया तो हमारे यहाँ किताबों का प्रिंट रन कितना होता है? 500, 1000, 2000। अब 25 करोड़ की आबादी में 2000 कॉपियां अगर किसी बुक की छप भी जाएं तो क्या इंपैक्ट होगा उसका? और वैसे भी हमारे यहाँ तो पढ़ने लिखने का कल्चर जो है वो बहुत ही वीक है। और सर सैयद का आपको पता है ना कि तहरीक लब्बैक ने उस नोट को फाड़ा था जिसपे सर सैयद का फोटो था। 75th एनिवर्सरी पे जो नोट छापा गया था 75 रुपीज जी का, जी आज भी बहुत सारे दुकानदार वो नोट नहीं लेते। जी चौधरी साहब, जी आपकी मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अगर दोनों का हम इल्मी तौर पे जायजा लें, जमालुद्दीन अफगानी का और सर सैयद का, दयानतदारी से बगैर किसी पार्टीबाजी के, जो जमालुद्दीन अफगानी है वो एक जुनूनियत का मंबा दिखते हैं। जुनूनी है, कभी उधर छेड़खानी है, कभी इधर छेड़खानी है, उधर आग लगा रहा है, वहीं जा, किसी को ना चैन से रहना है और ना किसी को चैन से रहने देना है। ये एक ही माटो उसका मुझे नजर आता है। जहां जहां की उसने शरारतें की हैं, अगर देखा जाए तो उसका जिन लोगों के नाम पे किए उनका भी उसने कचूम्बर निकाल के रख दिया। ऑटोमन अंपायर का भी बेड़ा गर्क हुआ, जो कुछ उसने जहां जहां किया। इसके बरक्स आप देखें सैयद को, सर सैयद ने एक शऊर की आवाज थी। आप सर सैयद से लॉजिकली इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसका मुतमईन नजर जो है वो एक शऊर लॉजिक थी, जिसको वो बयान किया जाता है कि उस गवर्नर शेक्सपियर को ये कहा कि मेरी बूढ़ी निगाहें देख रही हैं, इनके जो पढ़े लिखे नौजवान नस्लें जो आ रही हैं दिल जमी के साथ आपस में एकता नहीं कर सकेंगे। तो ये सर सैयद की ख्वाहिश नहीं, इसको ख्वाहिश बना के पेश किया जाता है। मैं यहाँ वजाहत करना चाहूंगा कि ये उसके खदशात और खौफ थे, जो वो चाहता था कि वो ये ना हो, लेकिन वो कह रहा था कि मेरी बूढ़ी निगाहें देख रही हैं, ये जो भड़काऊ लोग हैं वो इसको इस साइड पे ले जाने के लिए कोशिश हैं। तो भड़काऊ लोगों ने बर्बादी की है। सर सैयद तो ये तमन्ना करता था कि
ये जो इंडियन है ये अभी इतने मच्योर हों, ऊपर जाएं, ज़हनी शऊरी तौर पे बुलंदी पे जाएं कि बेहतर अंदाज से कल को ये आगे अंग्रेज जब फारग हों तो इस मुल्क को चला सकें। वो दूर दूर कहीं नजर नहीं आया कि वो उसने मुल्क को तोड़ फोड़ करने का कोई कभी तस्वर भी दिया हो, कहीं कोई सबूत है तो मुझे, मैं शख्सियत के मुखालफों से भी कहता हूँ, हमारे यहाँ जो सब जो मुखालफत शख्सियत की होती है वो मैं आपको बताऊं सरासर वो होती है उसकी मजहबी अकायद की वजह से। इतनी जुनूनियत है, अगर मैं उसके अकायद पे जाऊं तो शायद आप भी थोड़ा सा हिल जाएंगे कि वो क्या थे। वो इस तरह की रवायती मुसलमानी उसके यहाँ नहीं थी। और जो वो किताब जो लिखी जिसपे कहा जाता है, देखिए वो कहता था अगर कोई तौहीन अमेज किताब लिखता है तो उसका जवाब छुरा निकालना नहीं होता, उसका जवाब किताब लिखना होता है। तो उसने किताब लिखी जिसके खिलाफ लिखी, उसने कहा सैयद अहमद तेरे खिलाफ तो मुझे बिल्कुल मैं सहमत हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सही है, मेरा मुखातब तू है ही नहीं इस तरह की सोच रखने वाला। मेरा मुखातब तो वो है जो चुरा निकाल के जुनूनियत फैलाते हैं और जो दूसरों के जिंदगियों पे हमले आवर होते हैं। सच्चा अगर सैयद था तो झूठा वो भी नहीं था। तो बात यह है कि हमें हकीकतों को नाप तोल के एक बंदे का जाविया उसकी जगह देखनी चाहिए और उसके मुताबिक उसको डील करना चाहिए। अब हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो मैंने स्टडी किया है वो अगली जिंदगी अपनी वो गुनाह ही बख्शवाता रहा, जो उस जना के बहकावे में आके जो वहां साथ दिया था, ज़ाहिर है वो उस वक्त वहां का चीफ मिनिस्टर था। तो उसके बाद बेचारे ने सारी अगली जिंदगी जो है इसी पछतावे में गुजारी कि मुझसे बड़ी भूल हुई और किस तरह इसको मैं रेमेडी करूं। और वो जो लेकिन वो काम जो होने वाला था वो तो हो गया। जब ये हमारी असम्बली में ये बहसें चल रही थी, लियाकत अली ने वो करारदाद मुकासद जो मुस्लिम इस्लामी जो भी बनाने के जो किया था, तो वो चीखता चिल्लाता रोता रहा कि ये तबाही होगी, एक मुल्क को सेकुलर मुल्क बनने दें। अब अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं कहता हुसैन शहीद सोहरावर्दी ये इसमें आपका भी तो रोल है ना, ये बांसुरी आप बजाते तो आज ना रोते इस तरह। मैं सारी जिंदगी बचपन से लेके महात्मा गांधी के बारे में पॉजिटिव रहा हूं और उनका बड़ा एहतराम करता हूं, ह्यूमैनिटी उनकी को सलाम करता हूं और समझता हूं कि उनकी अजमत इतनी बुलंद है कि पूरी दुनिया आज देखे ना, टेररिज्म के खिलाफ जो अहिंसा का या अदम तशद्दुद का 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दिन आलमी सतह पे, तो वो उन्हीं के हवाले से है। उनकी आलमी हैसियत ऐसी है कि इंडिया में भी जो उसके मुखालफीन है वो उसकी हैसियत को गिरा नहीं सकते, इतनी पूरी दुनिया में उसकी जो मुकाम गांधी जी का है। लेकिन बहरहाल ये सारे तकद्दुस एहतराम के बावजूद मुझे भी गांधी जी से शिकायतें हैं। और सबसे बड़ी शिकायत मुझे ये है कि देखिए कि जो लीडर होता है जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो थ्योरेटिकल नहीं होता। गांधी जी ऐसे लगते हैं जैसे सियासतदान थे ही नहीं, वो तो एक ऋषि, सही कहा, या वो एक साधु थे। और साधु का कोई इतनी फिर ये सियासत ना करते, अगर सियासत की थी तो साधु पुराना दिखाते। देखिए साधु का ये काम नहीं, एक सियासतदान का ये काम कैसे है कि वो एक मिनॉरिटी को खुश करने के लिए अपनी मेजॉरिटी के हकूक पे इस तरह तबाही फेरते। और उन्होंने बैलेंस नहीं रखा मुसलमानी की फेवर में। वो इस हद तक आगे गए हैं, इस हद तक आगे गए हैं कि मैं यहाँ लाहौर में बैठा हुआ भी ये समझता हूं कि गांधी जी को इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। अब ये आज तक नहीं समझ सका मुसलमानों, अगर हमारी गर्दनें काट के तुम खुश होते हो तो हमारी गर्दनें हाजिर हैं, तुम काटते थक जाओगे। ये गर्दन ये क्यों कह रहा है भाई? वो तू सियासतदान है या तू अगर साधु है तो जा कहीं जंगल हिमालय की चोटियों पे जाके बसेरा कर ले। ये बात अगर सियासत में मेन सबसे बड़ी शख्सियत है आप, आपका ये काम बनता है ये कहना। और फिर जो बाद में भी जो उन्होंने मुसलसल रोल अदा किया, जहां कहीं मुसलमानों को तकलीफ पहुंची तो दिलो जान से वहां जाके पहुंचा है बचाने के लिए। दिल्ली आज मुझे एक बात का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है इस बात का। देखिए मैं लाहौर में सारी परवरिश हुई, लाहौर में पढ़ा बड़ा यहीं रहा। मुझे इतना दुख होता है जब मैं वो कदीमी लाहौर में जाता हूँ और हिंदू की प्रॉपर्टी उनकी मलकीतें देखता हूँ जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती छीना। मैं मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी देखना चाहता था लाहौर में, अगर वो होती तो कितनी खुशी होती। आज जो मेरे कालम रोके जाते हैं, काटे जाते हैं, 3 दहाइयों से जिस तरह के वो दबाव में, प्रेशर में जी रहा हूं, इतनी घुटन में जी रहा हूं। दोनों फिरके यहां होते तो इतना मोनोपोली एक की नहीं हो सकनी थी। मैं तो अगर मुझे थोड़ा और खुल के बोलूं तो मैं कहूंगा कि एक्सट्रीमिज्म को यहाँ बढ़ावा मिला और उसकी वजह से यहाँ भी मुल्लायत तगड़ी हुई। मुझे बताएं अगर ये इस तरह ना हुआ होता, इस हद तक ना गए होते, तो क्या ये भड़काऊ आज यहाँ ये पोजीशन होती कि हम इनके खौफ में जी रहे हैं जो हमारे ऊपर लटकती तलवार बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी।
गांधी जी को ये सोचना चाहिए था कि मैं इस हद तक क्यों जाऊं। उनका नारा था कि मेरी डेड बॉडी पे पार्टीशन होगी। वो इससे क्यों मुनहरफ हुए, मैं आज तक नहीं समझ सका। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह के जो गांधी है वो इसका वो जवाब दें, दफा करें, मुझे बताएं, मुझे मुतमिन करें कि गांधी जी ने अपना असल जो उनका पहचान था, जो नारा, उन्होंने उसको क्यों छोड़ा और उसकी क्या कीमत हुई और क्या बर्बादी कैसी ढाई गई। आज दिल्ली को आप देखें, दिल्ली में कितने मुसलमान हैं, भरा पड़ा। मैं दिल्ली में खुद गया हूं, यहाँ लाहौर में तकरीबन मुसलमानों के बराबर हिंदू थे, उनको यहाँ ढूंढे से नहीं मिलता। तो मैं गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, गांधी जी आप न्याय की बात करते थे तो ये अन्याय क्यों हुआ है, और फिर आप उनके लिए मरण भक्त रख रहे हैं। एक बात है, 55 करोड़ कोई आफत तो नहीं आ जाती अगर थोड़ी लेट भी हो जाते तो, इस पे क्या जरूरत थी करने की। मैं लानत डालता हूं लोगों पे जो किसी का खून करते हैं, किसी की जान लेते हैं। मैं तो चिड़िया की जान लेना भी तकलीफ दे समझता हूँ। जमीर गुआरा ही नहीं करता, कबूल नहीं करता कि किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया जाए या किसी इतने बड़े नेता को जो आंसा का पुजारी है या आंसा अदम तशद्दुद का, ये अलग चीज है। लेकिन जो ज्यादती है बहाल वो ज्यादती है, उनको हमारे महात्मा जी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा रेहान साहब, आपने जो बात की कि गांधी जी एग्री क्यों कर गए पार्टीशन से, आपने खुद ही पहले उसका जवाब दिया कि सरदार पटेल जो थे ना, ही प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू, और उनका आर्ग्यूमेंट वही था कि अगर जिस्म के एक हिस्से को गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर है बजाय इसके कि पूरा जिस्म मुतासर हो। अच्छा जी, तो सब थोड़ा थोड़ा सा एक लिहाज से बचाव से कह लें, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो एक तरह से ये कमजोरी और अपने आप को बेदस्तों पाव के गिराने वाली बात है। एक पुरअज़्म लोगों का ये नहीं होना चाहिए था। उनको चाहिए था हमारा देश हमारी माँ है, हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे। देखिए, मेरे मुल्क को जिसने तोड़ा है, मैं आज भी उसको माफ नहीं करता। आज हम रोते हैं अच्छा बांग्लादेश बना, हम उनकी तकलीफ हमें होती है कि वो जी हमारा जिस्म टूटा। जो पहला हालांकि बांग्लादेश से तो हमारा कोई फितरी ऐसा ना इल्हाद था, ना मिलाप था, ना उनकी जो यकजाई होती है, वो जो एकता होती है, जो अखंडता होती है, वो क्या थी बांग्लादेश बंगालियों की, वो नहीं थी इस तरह। वो इतना फासला था। मुझे जो पंजाब मशरकी पंजाब में जो मेरे साथ मिलान है फितरी तभी नेचुरल, क्या ये बंगाल के साथ था? अच्छा, उसका हम रोना रोते हैं, उसके हम फूड़ी डाल देते हैं हर 16 दिसंबर को। तो ये जो मेरा साथी मेरा वजूद का हिस्सा काट के उधर किए गए, क्या मुझे इसकी तकलीफ ना हो? पंजाबी क्या इसका रोना ना रोए कि हमारे साथ ये सलूक क्यों हुआ? राजस्थान वाले ना रोए। आज भी जो सारी तकलीफें हैं वो, मैं इस पे क्या कहूँ। ये मैंने 9 उम्री में एक किताब पढ़ी थी, पता नहीं वो कोई कराची के दानश्वर थे, पाकिस्तान क्यों नागजीर था या नागजीर था, इस तरह की पाकिस्तान। जब मैंने हसन रियाज मेरे ख्याल में ऑथर थे इसके। आज तक दिमाग में नक्श जिंदगी, वो सोचा करता था कभी मौका मिला ना तो रद्द में किताब लिखूंगा। अब काम तो कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों ने इतनी ज्यादा जुनूनियत फैला के ये सब कुछ किया है। अब वक्त जो है उनको काफी हद तक धो रहा है, साफ कर रहा है, और आने वाले वक्तों में इन लोगों के लिए मुश्किल बन जाए। चाहता था कि जवाब छोटे छोटे दूं ताकि ज्यादा आप सवाल कर सकें और ज्यादा चीजें आ सकें। शामी साहब के साथ आप जानते हैं मेरी कितनी कुर्बत है, और पिछले 35 ईयर के साथ बहुत ही कुर्बत में गुजारे हैं। और मुजीबर रहमान शामी जी, मुजीबर रहमान शामी जो आजकल एक टीवी शो भी करते हैं। जी जी, और मेरी उनके साथ हमेशा लड़ाई रही, और पता नहीं कहां कहां तक नजरियाती या ये जो भी पार्टीशन के मामलात हैं या लीग और कांग्रेस का जो तनाव इस पे। अच्छा, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, आज संडे है। पिछले संडे मैं उनके साथ था तो एक लिहाज से हैरत भी हो रही, खुशी भी हुई कि वो शामी साहब अब काफी अच्छे खासे नरम पड़ चुके थे। ये फ्यूचर में ये बर्बादी है, कहते हैं फिर हल क्या है? हल भी बताया कि मेरे नजर में ये हल है। जो लोग ये समझते हैं ना कि फलानी इक़्तिदार में हुकूमत आ जाएगी, नवाज शरीफ आ जाएगा या उधर से महात्मा गांधी भी आ जाए, ये कई चीजें लीडरों के करने वाली नहीं हो सकती हैं। हमें जो काम करना है वो ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, हम लोगों के ज़हनों को धोएं, साफ करें। जो गंद जिन्होंने डाला है इतने 75 सालों या इससे भी पहले से, हमारा आज दानश्वराना तौर पे सारी जिम्मेदारी ये इंटेलेक्चुअल लोगों की बनती है कि वो लोगों को क्लियर करें कि ये एक जुनूनियत थी जो गुजर गई, तूफान आया था वो खत्म हो गया। अब हम बिल्कुल आराम सुकून से बैठ के जायजा लें, अपनी गलतियों का जायजा लें, किसने क्या कुताहियां की, उधर से क्या हुई, हमने क्या की, और इसके बाद हम ये बताएं कि अगली मंजिल क्या होनी चाहिए। अभी तक ये एक ऐसी गंभीरता है जो अभी भी उलझी हुई है।
कि नाव आज भी मंझधार में फंसी हुई है। जिस तरह यूएसए इतनी बड़ी दुनिया की पावर है, जिस तरह हम कहते हैं चाइना है, हमारा एक खिता क्यों पीछे है, किस लिहाज से पीछे है? यहाँ क्या सलाहियतें नहीं है? यहाँ की जमीन सोना चांदी नहीं उगलती है? यहाँ नदियों नालों दरियाओं की सरजमीन है, जरखेज जमीन, कौन सी चीज है जो इस खिते में नहीं है? हमने टुकड़ों में जो कुछ किया हुआ है, अब वक्त आने वाला है कि इस पे एक रीथिंकिंग हो। हर शख्स को हक हासिल है अपने मुल्क का सोचने की। आपको दिलीप कुमार की मिसाल दूं, उस ट्रू में आपको ये बात सुना सकता हूँ कि मैं तो इसको एक ही मुल्क के तौर पे देखता हूँ, एक इकाई के तौर पे देखता हूँ। तो सच्चाई ये है कि बात में बड़ा वजन है। आज अगर ये कहूं, इसको इकाई के तौर पे देखता हूँ, अपना देश है, मेरा वतन है, मेरा खिता है, यूपी सीपी और सारा बिहार तक और बंगाल तक और सारा इधर अफगानिस्तान तक, ये सारा एक ही खिता, एक इकाई दिखती है। तो इसमें क्या बात है? अगर अमेरिका की वो 52 स्टेट बन सकती हैं, जिनको हम रियासतें कहते हैं या जिनको हम सूबे कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं, ये ऐसी स्टेट अमेरिका की तरह उसी जाविये पे उनको अंदरूनी ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाए और उनका फिलहाल अगर यूएसए बन सकता है तो यूएसआई क्यों नहीं बन सकता? ये एक क्वेश्चन है और इस फ्यूचर में काम करना चाहता हूं, भरपूर चाहता हूं कि नफरतें फैलाए बगैर, इसके लिए नफरतों को धोना जो सब बहुत जरूरी है। ये अब ने पे जिम्मेदारी है, ये कर्ज है समझे हिस्ट्री का, कि हम जो नफरत जाली तौर पे घड़ी गई है, ना हिंदू बुरे हैं ना मुसलमान मजमूई तौर पे। मेरा दादा आखिरी लम्हों तक मुझे याद है, मैं बच्चा होता था, वो मोहन होता था, मोहन लाल, वो गांव में इतना को मोहब्बत थी, वो कई दफा उसका जिक्र किया करता था और बचपन में वो लाल उस नाम से मुझे लाल कह के बुलाता था और वो मुझे फिर कहानी सुना लगता था, मोहन लाल इतना अच्छा था, ऐसे था। तो इसी तरह मैं अपने बुजुर्गों की अगर स्टोरियां सुनाने लग जाऊं तो इंटरव्यू से उखड़ ना जाऊं। दोनों तरह की हैं, जो जिन लोगों ने नफरतें की वो भी हैं, जिन लोगों की मोहब्बतें हैं। अगर रेशो निकालूं तो ये शरारती लोग, आज ये बताएं यहाँ डिकेट शरारती कितने लोग हैं? 10% होंगे, तब भी यही आलम था, 10% भी नहीं थे। और जो वोटिंग कहते हैं, वोटिंग आप देखें, ये तो नहीं वोटिंग थी ना कि जिसमें कोई सारे अवाम ने, आम लोगों ने वोट दिया था। तो बात यह है कि हमारे यहाँ बड़े मुगालते हैं, जो सब उन मुगालतों को दूर करना है। अच्छा रेहान साहब, इस सिलसिले में एक किताब जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो पाकिस्तानी दोस्त जो इस मसले को समझना चाहते हैं, वो चौधरी खलीको जमान की है, पाथवे टू पाकिस्तान। और उर्दू में उसका तर्जमा हुआ, तर्जमा तो नहीं, उन्होंने खुद लिखी वो, और ज्यादा डिटेल्ड है, शाहराह पाकिस्तान के नाम से। जी उसमें उन्होंने, और वो ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे काफी क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने ये एतराफ किया कि टू नेशन थ्योरी से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बैड ब्लड पैदा हुआ और ये थ्योरी जो थी इंडिया के मुसलमानों के लिए हार्मफुल साबित हुई, मुजर साबित हुई। इत्तेहाद मैगजीन है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वालों का, जी उसमें वो लिखा था कि जिसमें ये सारी बहस ये थी, वो था तशख्खुस यानी आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी। मैंने कहा 14 सदियों से अभी तक आपकी आइडेंटिटी कायम नहीं हुई। खुदा के बंदो, आइडेंटिटी बड़ी हो चुकी है आपकी, बड़ी बल्कि मनफी हो चुकी है। लोग खौफ करते हैं, जहां इस्लाम या मुसलमानी का नाम आता है लोग खौफजदा हो जाते हैं। इतनी आइडेंटिटी हमने बदसूरत बना दी है। तो आइडेंटिटी को छोड़ दें, अब आप इश्तराक और इल्हाक और एकता की बात करें, अब आप वहदत की बात करें। आप एक तरफ कहते हैं खुदाए वहदत, वहदत का मतलब है कि इंसानियत की वहदत। साल दी है उसमें मिसाके मदीना। अब मिसाके मदीना की एक शेख तमाम सियासता में मौजूद है, सीरत की तमाम किताबों में जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, कि प्रॉफिट ने यहूद को उम्मते वादा, उनके, हमारे यहाँ आपको पता कितनी नफरत पाई जाती है, किसी को गाली निकाली कहते हैं यहूदी, क्रिश्चियन के लिए फिर भी नरम हो जाते हैं, यहूदो हनूद। उसमें प्रॉफिट का ये लिखवाया हुआ मुआहदे में कि अब से मुसलमान और यहूद उम्मते वादा के टर्म इस्तेमाल हुए। उम्मत कहते हैं कौम को, नेशन को। वादा का मतलब होता है एक, वन नेशन, यानी हम वन नेशन होंगे। मैं पूछता, मुझे नहीं मालूम हसैना मदनी ने जब ये उठाया था कौमें उतान से बनती हैं, तो इसका लिया था ना, इस्तेदलाल किया था या नहीं किया था। टू नेशन थ्योरी मदूदी ने पेश की, या जिस तरह के लोगों ने ये खलीज बनाने के लिए या नफरत फैलाने के लिए ये जो भी किया, अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं इन सारों के सामने खड़े होकर जरूर कहता कि अगर आपने मजहब इस्लाम का इस्तेमाल मिस यूज करना है तो जरा ये भी उसका पॉजिटिव पहलू देख लो। सबसे बड़ी हस्ती ये कह रही है कि मुसलमान और यहूद एक कौम होंगे, पॉलिटिकली कह रहे। तो यहां भी तो हमने ये तो नहीं कहा था कि मुसलमानी छोड़ दो और हिंदू हो जाओ, या हिंदू छोड़ के मुसलमान। हमने यही कहा था कि मजहब जो भी आपका है कायम रखो, लेकिन वतनी कौमियत ये है कि वतन एक है। तो हम क्या ये जो खिता जिसमें जो सब मैं और आप रह रहे हैं, क्या ये हम अरबस्तान से उठा के तो नहीं लाए हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि ये हिंद का हिस्सा है
और सदियों से हिस्सा है। अगर हमने तजर्बे करने हैं तो अरबस्तान जिसको शौक है जाके वहां कर लेता, यहाँ करने की क्या ऐसे तजर्बों की जरूरत थी। और फिर वो वहां से भी जो मैसेज लेके आया हूं वो ये है कि एक नेशन बन सकती है, बनती है और की है। आपका फाउंडर ये आपसे कह रहा है कि एक कौम होंगे, तो यहाँ ये चीज क्यों नहीं उठाई गई? जिन लोगों ने टू नेशन थ्योरी की गई थी उनका क्यों नहीं तोड़ किया गया ये चीज पेश करके? ये एक आपसे भी और ये जो लोग इसके बारे में सोचते हैं या इस मौजू पे दिलचस्पी रखते हैं उनके सामने भी ये सवाल है। मुझे याद पड़ता है, मेरे एक दोस्त थे जाहिद हुसैन, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में वो मास्टर्स कर रहे थे। तो उन्होंने अपने टीचर से कहा कि सर, मिसाके मदीना में जो है मुसलमानों और यहूदियों को मिल्लत वाहिदा करार दिया गया था। तो वो ना गुस्से से कहते हैं, बैठ जाओ, मुझे पता कहाँ तुम कहाँ लेके जा रहे हो बात को। तो ये एक है मसला। और सर ये जो किताब है ना शाहराह पाकिस्तान, उसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी के भी रेफरेंसेस हैं। उनका एक खत है जो उन्होंने खलीको जमान को लिखा और उसमें भी उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया हुआ है टू नेशन थ्योरी पे। अच्छा, आपने जिक्र किया मुजीबुर रहमान शामी साहब का, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो अब उनमें इतनी टॉलरेंस आ गई है कि वो आपकी बातें सुन लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। अब बात यह है कि अब उनके अंदर वो पहले वाली नहीं रही। अब वो महसूस करते हैं कई चीजों में, यानी अब देखो ना जो आज जो हशर कर दिया है, लोग हमारे क्या कहां से कहां पहुंच गए हैं। मैं तो अगर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होकर ऊपर कहीं अमेरिका के लेवल भी पहुंचा होता फिर भी मौकफ तो यही होना था। जो टुकड़े करने के लिए नहीं आए, हम तो ब्रिज बनने के लिए हैं। बाबा गुरु नानक देव जी का जब जिक्र आता है यहाँ, तो वहाँ जन्म स्थान में मैंने तकरीर की थी, मैंने कहा कि वो सिख ही नहीं है जो काटने की बात करे या अलहदगी की बात करे या खालिस्तानी सोच रखता हो। सिख वो है जो बाबा नानक को मानता है, और बाबा नानक का मिशन ये था कि मैंने हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करनी है। आपके सामने है उनकी सारी तालीमात, कुछ चीजें मुसलमानी से ली, सूफियों से, और कुछ अपने साधवों से ली। उनका मुद्दा ये था कि मैं इनको करीब लाऊंगा। हम ये कह सकते हैं कि जलालुद्दीन अकबर ने भी अपने दौर में काविश की थी, लेकिन उसके मरते ही सीने लाई खत्म हो गया था। लेकिन ये बाबा जो था, ये बाबा उससे कहीं स्ट्रॉन्ग था। अकबर तो उसके सामने बड़ा बड़ा हौला लगता है। समझ नहीं आती जो बाबा नानक का नाम लेते हैं और फिर इस तरह की शरारतें करते हैं कि दूसरों से हम अलग हैं। अलग होना तो बाबा जी ने बताया ही नहीं हुआ। इन चीजों को इस रियलिटी में देखना चाहिए। अगर हम सच्चाई की तरफ जाएंगे तो सारे मुस्लिम सूफी जो है ना वो यही कहेंगे राम और रहीम में कोई फर्क नहीं करते दिखेंगे। लिहाजा ये नफरतें फैलाने वाले इतने भाभी हुए पड़े हैं। ये अपनी कुताही है, अच्छे तरह से अबलाग नहीं किया है। मुनज़्ज़म होके नए जराए जो आए हैं इनसे मिलके तो हम ये अबलाग इतना करें कि जो झूठ के और प्रोपोगंडे की बुनियाद पे जो चीजें फैलाई गई हैं उनको धो डालें। जी रेहान साहब, आपके इल्म में है, आपकी बड़ी दोस्ती भी थी अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल से। उन्होंने अपनी किताब में एक अल्लामा इकबाल को अपने वालिद को खत लिखा है, जिसमें एक सवाल ये उठाया कि आपने बहुत सख्त एतराज किया था, आपने कंडेम किया था मौलाना हुसैन अहमद मदनी को। उन्होंने ये कहा था कि आजकल कौमें औतान से बनती हैं, यानी कौमें वतन से बनती हैं। तो उसमें क्या गलती थी? क्या आज बांग्लादेश एक कौम नहीं है, पाकिस्तान एक कौम नहीं है, इंडिया एक कौम नहीं है? तो गोया उन्होंने अपने वालिद से इस मसले पे डिसएग्रीमेंट किया। एक और बात, हमारे यहाँ 14 अगस्त के जो अखबारात होते हैं ना, उनमें वो जो फसादात हैं उनका जिक्र, जैसे हमने पहले भी बात की, बड़ा ही वन साइडेड होता है। और मैं ये गुजारिश करूंगा जो दोस्त सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड हों कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जो लाहौर में पैदा हुए और 1947 में हुए, वो आजकल स्वीडन में रहते हैं। ही इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने सबसे डिटेल्ड किताब लिखी है पंजाब के फसादात पे। उन्होंने पंजाब में इस यानी पाकिस्तानी पंजाब में भी, इंडियन पंजाब में भी तफसीली इंटरव्यूज किए, लोगों से मिले जो लोग सर्वाइवर्स थे। तो उनका भी ये कंक्लूजन है कि भाई ये कोई वन साइडेड अफेयर नहीं था। और इसी तरह से फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है पार्टीशन के मौजू पे, सबसे पॉपुलर किताब वही है, बेशुमार जुबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो पाकिस्तान में लोगों से छुपाई जाती हैं, क्योंकि हमें सच नहीं बताया जाता। और अभी आपको पता है कि प्रोफेसर परवेज उदबाई की किताब आई है, उसमें भी उन्होंने यही रोना रोया है कि पाकिस्तान में लोगों को सच नहीं बताया जाता हिस्ट्री के हवाले से। कोई चीज जो रह गई हो? नहीं, मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो पार्टीशन जो तबाही फिरी है,
हमें चाहिए कि हम उसके सारी चीज़ों अपने वो बताएं, उसका कारण, उसकी वजह क्या थी। मैं एक अपने दोस्त की एक मिसाल देना चाहता हूँ। जो राजपूत थे और उसकी माँ जो है वो बड़ी मुश्किल, उसने जो कीमत चुकाई थी पार्टीशन की, वो इतना रोती थी चौधरी साहब, मुझे उसके आज भी आंसू जो हैं वो आंखों के सामने हैं, और वो उसकी आवाज़ें, वो बहुत ही सख्त अल्फाज, पता नहीं मुझे वो अब यहाँ आपके सामने यहाँ बोलने चाहिए कि नहीं। वो कहती थी पाक पैगी पाकिस्तान, उस जिसके हड बीती थी, काफी तबाहियां फिरी थी, उजड़ गए थे वो लोग। तो वो लोग अपने वो जो उजड़े हैं उनकी जो कहानियां हैं, तो बचपन से जो उजड़ पुजड़ के आए या गए, बड़ी इंटरेस्ट से ही वो सारी जमा करूं, करता भी हूं। वो एक तो हमें चाहिए कि वो उन दुखों को ना सिर्फ याद करें बल्कि उसका कारण भी ढूंढें, वजह क्या थी, और फिर ये ढूंढें आगे हमने इनका मुदावा क्या करना है। हमारे जो लोग झूठ को फैला के प्रोपोगंडे की बुनियाद पे यहाँ अपने आप को सच्चा बनाए हुए हैं, तो ये हमारी कुताही है। हम लोगों को चाहिए इतने दलाइल के साथ ये चीज लाएं, उनका झूठ वो दब जाए और सच्चाई ऊपर आ जाए। अब वक्त आ गया है, अब जब से इंटरनेट आया इसने भी बड़ी मुआवनत हमारी की है। पहले दो कार जो भी नारे लगते थे उनमें शरीक होते थे। आज रात की बात है, दोस्त है हसीब खां, आजकल वो दुबई में है, तो उसने एक जैन मत वाले एक दोस्त से मेरी बात कराई, जो नारे लगाता होता था यहाँ, वो जो रवायती नारे हैं। कहते यार ये सांप की जो लकीर है ये कब खत्म होएगी, क्या हौले बोलो, ये हमारे लोग गुस्सा ही ना कर जाए। कहते कार्जें करते हैं तो कोई परवाह नहीं। कहना ये चाहता हूं कि नई नस्ल जो है अब वो दूसरी तरह सोचने लग गई है और बहुत तेजी से ये चीज आ रही है। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से आर्गूमेंट के साथ, इस्तदलाल के साथ बात पहुंचाएंगे तो ये टूट जाएगा, ये नफरत का जो भी हमने कड़े डाले हुए हैं ये सारे टूटेंगे। और वो वक्त आने वाला है जब लोग ये हमारे यहाँ भी सोचने लग जाएंगे, अम्मत उन्नास सोचने लग जाएंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ एक दो मुगालते बड़े शदीद हैं। सबसे पहला ये मुगालता है, यहाँ ये बताया जाता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, उनका जीना हराम किया हुआ है। वो जो बीजेपी है वो बड़ी जालिम है, वो भी बड़ी मजहबी है। महात्मा गांधी की वकालत पे खड़े हो जाओ तो मैं मोदी की, वजीर आजम मोदी की वकालत में खड़े हो जाता हूँ तो हम बहस कर लेते। उसने क्या ऐसा किया है? अगर उन्होंने आगाही दी है या उन्होंने ये कहा है कि हमारे लोग अब तजलील अपनी नहीं करवाएंगे, तो कौन सी बात है? जितने जुल्म हुए हैं हमें तो उनसे वैसे ही, हम सबको बसीते कौम माफी मांगनी चाहिए। सदी हो गई हमें ज्यादतियां करते हुए, जुल्म करते हुए, नफरत फैलाते हुए। तो हम पिछले की माफी मांगे और आगे हाथ बांध के कहें जी हम अच्छे बन के रहेंगे। हिंदू का हौसला जो है वो इतना वसी और इतना सीना कुशादा है कि उन लोगों ने आपको जो मुरब्बत में रखा और इतनी बड़ी तादाद में रखा। हमारे यहाँ कितने परसेंट हैं, जब पार्टीशन हुई थी तब कितने थे, अब वो कितने रह चुके हैं। ये बातें बड़ी दर्दनाक हैं। ये हमारे यहाँ नेगेटिव तौर पे यहाँ पेश किया जाता है। बीजेपी पता नहीं क्या जुल्म ढा रही है, बीजेपी उसका तोड़ करें उसका बताएं। और जी हिंदू एक्सट्रीमिज्म, ये दोस्त बैठे हैं, ये भी कह रहे थे फैजान खालिद साहब, तो आप तो बड़ी एकता की मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें ना, हिंदू भी तो वहां हमारे मुसलमानों को तंग कर रहे हैं और बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और बड़ा सख्त लाभ बोलते हैं। ये जो मुगालते हैं इनको दूर करना हम लोगों का काम है। हर कौम में कोई ना कोई शरारती लोग होते हैं। अगर हम अपनी वो शरारतियों को कह के कहते हैं जी वो तो चंद लोग हैं जो फसादी या जहादी हैं, बाकी कौम तो ऐसी नहीं है, तो हमें ये मार्जिन दूसरों के लिए भी रखना होगा। जी रेहान साहब, मैं एक थोड़ी सी एक गुजारिश करूं। आमिर इलियास राना एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे मेरे आबाओ अजदाद दादा, वो ईस्ट पंजाब से आए थे और उन पे बड़ा जुल्म हुआ। मैंने कहा जी बिल्कुल जुल्म हुआ होगा, लेकिन ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हुआ। और वो सीनियर जर्नलिस्ट होने के बावजूद ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी, वो रजिस्टर नहीं हो रही थी। वो बार बार एक ही बात कर रहे थे कि जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई मैं उसका जिक्र करूं और उस ज्यादती का जिक्र ना करूं जो हिंदुओं और सिखों के साथ हुई। दूसरा जो है मैं अर्ज करूं कि बहुत सारे लोग हमारे, जब हम ये बात करते हैं कि भाई हम हिस्ट्री को रिविजिट करें और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, इस नफरत से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो ये समझते हैं कि शायद हम अखंड भारत की तबलीग कर रहे हैं। अखंड भारत पे मैं आपको अर्ज करूं, खुद पंडित नेहरू ने 48 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे, वहां सालाना कन्वोकेशन पे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं चाहता हूं पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो, स्ट्रांग मुल्क हो, और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान हम में आ मिले, और मेरे पास तो ऑलरेडी अपने मसाइल काफी हैं, तो मैं उन्हीं से निमट लूं तो बड़ी बात है। इसी तरह की बात मोदी जी ने 2013 में की थी। शाहिद सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, उन्होंने इंटरव्यू किया, उनका एक क्वेश्चन अखंड भारत पे भी था।
उस पे भी मोदी जी ने कहा कि भाई मैं तो इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ बड़ा खुश हूं, तो अखंड भारत मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और अखंड भारत अगर हुआ तो इंडिया जो है ना मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क बन जाएगा। तो ये जो है हमारे यहाँ जो लोग हैं, हामिद हामिद मीर जैसे लोग, वो भी ये प्रोपेगेंडा कि कांग्रेस और बीजेपी का एक ही झंडा है, वो अखंड भारत है। आपने जो बात की है ना जी, नहीं, पॉइंट एक मैं थोड़ी मुझे वजाहत कर देने दें। पहली जी बात तो ये है कि देखें उनको क्या पड़ी है कि इतनी जुनूनियत को अपने अंदर लें। इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल ये नहीं है, और वो उन्होंने जो जिस तरह रखा हुआ है, जो हर चीज को बड़ी समझदारी के साथ रखा हुआ है। सबसे अगर पसंदीदा कोई वजीर आजम है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। अब उन्होंने आके कितनी नरमी की है, मौका आंखों से देखा, जिस तरह उन्होंने जो कुछ बोला, जो शब्द उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे जाके जो बोले, वो सारी अगर सूरत हाल देखें तो उसका हासिल क्या निकला। हमेशा हर चीज को देखते हैं कि उसका उधर से वो जिस तरह एक अपने साफी दोस्त का आपने बताया कि वो कहता है जी हमारे साथ ये हुआ, अगर उसमें लॉजिकली देखा जाए तो उसको गौर करना चाहिए कि उसका उसका असल जिम्मेदार कौन है। देखिए, अगर एक बंदा किसी को गाली देता हूँ, शरारत करता हूँ, किसी पे ऊपर बारूद फेंकता हूँ, क्या अगला मरा हुआ है? क्या वो जवाब नहीं आएगा? गोला फेंक रहा हूं ना, मुझे उस वक्त से सोचनी चाहिए कि आज मैं गोला फेंक रहा हूं तो ये गोले 10 मेरी तरफ भी आ सकते हैं। जब तजिया करेंगे ना दयानतदारी के साथ, ऐसे जैसे सुनार सोने को तोलता है, तो आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि अगर हिंदुओं की तरफ से आज ज्यादतियां कुछ हो रही हैं, अगर हो रही हैं, तो ये उस एक्शन का रिएक्शन है। जो ज्यादतियां आपने सरासर और मुसलसल की हैं, ये उनका रद्द अमल है जो हो रहा है। और इसमें आप उनको कोसने में अपने आप को कोसें कि हमने शरारत की ही क्यों थी। एक शरारत करके अगर अगर अब जवाब आया है तो अब सहें उसको। अब हम अपने आप को आइंदा बदलेंगे, हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। किसी भी चीज का जी जायजा लेते हुए एक्शन और रिएक्शन को हमेशा पेश नजर रखा जाना चाहिए। जी रेहान साहब, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो ये लफ्ज यूज करते हैं जेनोसाइड का, कि इंडिया के मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, यानी उनकी नस्ल कुशी हो रही है। और मैं उनसे यही कहता हूं, मैंने कहा जी ये अगर आपका इल्जाम आज होता ना, 2014 के बाद का होता तो चले मैं इसको मान लेता, लेकिन ये तो हम पिछले 75 साल से कहते आ रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था कि ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी एक मुहिम चल रही है इंडिया में मुसलमानों को खत्म करने की। और फैक्ट्स क्या हैं कि 1947 में मुसलमान 9.5% थे आबादी का, आज वो 15% से भी शायद ज्यादा हैं। तो ये अच्छी नस्ल कुशी है कि 9.5 से आप 15% पे चले जाएं, और हमारा जो है ना ये प्रोपेगेंडा ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा कि उनकी जी नस्ल कुशी हो रही है। सो बस थैंक यू वेरी